हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम के पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुप्त साम्राज्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा में आपको मिलेंगे। इसमें हमने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का चयन किया है, सिलेक्शन किया है। और फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। प्रारंभ करते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, और इसने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो गुप्त साम्राज्य का उदय सर्वप्रथम प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। नेक्स्ट, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था, और घटोत्कच का जो शासन था 280 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, 320 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट, गुप्त वंश का प्रथम महान शासक कौन था? तो गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त वंश का महान शासक, प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, और 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना था। नेक्स्ट, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो यह भी चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन शासक बना? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त शासक बना। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा। विंसेंट स्मिथ ने कहा। नेक्स्ट, इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा? तो इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन ने लिखा, और यह हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। उसने इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा। इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? यानी कौन से मत को वो मानता था? यह विष्णु मत को मानता था, वैष्णव को मानता था। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की कौन कौन से उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, कविराज और विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, किसके सिक्कों पर राजा को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो यह समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यह भी माना गया है कि जो समुद्रगुप्त था यह संगीत प्रेमी था। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त ने किस महान बौद्ध भिक्षु को संरक्षण दिया था? तो वसुबंधु को इन्होंने संरक्षण दिया था। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के बाद कौन शासक बना? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना, और 380 ईस्वी में यह शासक बना। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो यह फायान भारत आया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत में आया? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम था। यह 415 ईस्वी में शासक बना। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान से संबंधित, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, कौन से अभिलेख से गुप्त वंश की वंशावली प्राप्त होती है? तो बिलसड अभिलेख से गुप्त वंश की वंशावली प्राप्त होती है। नेक्स्ट, गुप्त शासकों में सबसे अधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? गुप्त शासकों में सबसे अधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? तो कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेख सबसे अधिक मिलते हैं। नेक्स्ट, कुमारगुप्त प्रथम ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और अश्वमेघ महेंद्र की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह था स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक ने कराया? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक ने कराया था? तो ये स्कंदगुप्त ने ही कराया था। नेक्स्ट,
स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे बनाया? पर्णदत्त ने को बनाया था। ये जो जिस समय ये सुदर्शन झील का पुनर्द्वार कराया था, ये पर्णदत्त उस समय वहाँ का गवर्नर था। जो सुदर्शन झील है वह सौराष्ट्र में ही स्थित है, गिरनार में। नेक्स्ट, हुणों का आक्रमण किस शासक के काल में हुआ? तो हुणों का जो आक्रमण प्रारंभ हुए वह स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही प्रारंभ हुए और हुणों के आक्रमण से ही गुप्तों का विनाश हुआ, गुप्तों का अंत होना संभव हुआ। नेक्स्ट, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है विष्णुगुप्त को। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन सी थी? प्रादेशिक इकाई, तो प्रादेशिक इकाई जो सबसे बड़ी थी वह देश थी और देश का जो शासक होता था उसको गोप्ता कहा जाता था। फिर दूसरी जो बड़ी इकाई होती थी उसको कहते थे भुक्ति, और भुक्ति का जो शासक होता था उसको बोलते थे उपरिक कहते थे। यानी कि देखो, साम्राज्य के नीचे क्या होगा? देश, और देश का जो मुखिया होगा, जो शासक होगा, जो चलाने वाला होगा, उसको कहते थे गोप्ता। फिर दूसरे नंबर पर होती थी भुक्ति, और भुक्ति को चलाने वाला कहलाता था उपरिक। नेक्स्ट, फिर होता है भुक्ति का विभाजन किस में होता है? भुक्ति का विभाजन होता है विषय में, और इसको चलाने वाला जिसका प्रमुख होता है उसको कहते हैं विषयपति। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य में पुलिस के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते थे? तो इसको कहते थे दंडपाशिक, उसको कहा गया है दंडपाशिक। गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को क्या कहते थे? तो इसको चाट और भाट कहा जाता था। नेक्स्ट, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, ग्राम होती थी। ग्राम सभा का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता था? जो गांव होता था उसमें ग्राम सभा होती थी, और उस ग्राम सभा का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता था? ग्राम सभा के द्वारा चलाया जाता था। यानी कि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गांव का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता था? तो गांव का प्रशासन चलता था ग्राम सभा के द्वारा। और ग्राम सभा किससे बनती थी? ग्राम सभा बनती थी जो उसमें एक मुखिया होता था और उसके सदस्यों के द्वारा मिलकर ग्राम सभा बनाई जाती थी। नेक्स्ट, ग्राम सभा का मुखिया होता था ग्रामिक। ग्राम सभा का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था? ग्रामिक। और ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को कहते थे महत्तर। ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को क्या कहते थे? तो उसको कहा जाता था महत्तर कहा जाता था। नेक्स्ट, ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पेट कहते हैं। नेक्स्ट, दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख किस गुप्त शासक का है? ध्यान रखना, दामोदरपुर ताम्रपत्र किस अभिलेख का है, किस शासक का है? तो यह कुमारगुप्त का है। कुमारगुप्त का दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख है। गुप्त साम्राज्य में भू राजस्व की दर क्या थी? तो यहाँ पर ये थी 1/4 से 1/6 भाग जो होता था भू राजस्व की दर होती थी। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य में भूमि को उपयोगिता के आधार पर अनेक भागों में विभाजित किया गया है। तो इसको किस प्रकार से विभाजित किया गया है? देखिए, यहाँ पर जो उपयोगिता के आधार पर, भूमि की जो उपयोगिता के आधार पर विभाजन किया गया, जैसे क्षेत्र भूमि है, क्षेत्र को जो वह भूमि कही जाती थी, कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। नेक्स्ट, वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहते थे। चारागाह, पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह कहा जाता था। सील, जोतने योग्य भूमि को सील कहा जाता था। नेक्स्ट, अपृहत भूमि जो होती थी वह जंगल की भूमि को कहा जाता था, जंगली भूमि होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुप्त साम्राज्य की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? गुप्त साम्राज्य की स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहते थे। नेक्स्ट, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट, जाति के रूप में कायस्थों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो यह औसनम स्मृति में मिलता है। देखो, सर्वप्रथम वर्णन मिलता है याज्ञवल्क्य की स्मृति में, और अगर पूछा जाए जाति के रूप में कहाँ मिलता है, तो जाति के रूप में सर्वप्रथम मिलता है औसनम स्मृति में मिलता है। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर भी करें। नेक्स्ट, अभी हम आगे चलते हैं। गुप्तकालीन मंदिर, गुप्त काल में कौन कौन से मंदिर थे बनाए गए थे? देखिए, गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर हैं विष्णु मंदिर, तिगवा जबलपुर का मंदिर है। शिव मंदिर, भूमरा नागोद का मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर, नैना कुठार का मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर, देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश का मंदिर है। शिव मंदिर, खो नागौद मध्य प्रदेश में स्थित है।
और भीतर गांव का मंदिर लक्ष्मण मंदिर, ये प्रसिद्ध मंदिर है ये, और ये कानपुर में स्थित है। ये ईंटों से बनाया गया मंदिर है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में किस अभिलेख में सती का वर्णन मिलता है? तो भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम किस अभिलेख में सती होने का वर्णन मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में 510 ईस्वी का अभिलेख है। इसमें सर्वप्रथम भारतीय इतिहास में सती होने का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, पंचतंत्र का लेखक कौन था? तो पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध कवि कौन था? तो ये थे कालिदास। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य कौन था? तो प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे यहाँ पर धन्वंतरी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो प्रसिद्ध कवि कौन है? प्रसिद्ध जो कवि हैं वो कालिदास हैं। रहते किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते हैं। और जो यहाँ पर आयुर्वेदाचार्य हैं धन्वंतरी, आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी हैं, और रहते किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते हैं। आर्यभट्ट के ग्रंथ कौन से हैं? आर्यभट्ट के 2 ग्रंथों का वर्णन किया गया है यहाँ पर, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा कौन सी थी? गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो रुपया कहते थे। जो हमारा रुपया आया शब्द वो यहीं से आया, इसको रुपया कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का चयन किया था, और आगामी परीक्षा में अवश्य रूप से